द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, एक बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां नेतन्याहू की कुर्सी जाना लगभग तय हो चुका है। बस औपचारिकता बाकी है, चुनाव कराने तक की नौबत नहीं आई दोस्तों। यानी जो पूरा खेल एक तरह से रचा गया था फिलिस्तीन पर हमले का, मासूमों की जान लेने का, वो भी काम ना आया। उससे भी अपने देश में अपने लोगों का साथ, अपनी सरकार चलाने के लिए नेतन्याहू नहीं जुटा पाए। आपको बीबीसी की एक खबर दिखाते हैं दोस्तों। इसमें क्लियरली लिखा है कि इजराइल में नेतन्याहू का जाना तय। किंग मेकर नेफ्ताली बेनेट बनेंगे प्रधानमंत्री। तो साफ है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम। नेतन्याहू ना जंग ही जीत पाए और ना अपनी कुर्सी ही बचा पाए। और सबसे बड़ी और मजेदार इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों कि इस बीबीसी की खबर में जिस किंग मेकर नेफ्ताली बेनेट का जिक्र किया गया है, दरअसल इस आदमी के पास, इस नेता के पास कुल 120 सीटों वाली संसद में से महज 6 सांसद हैं। लेकिन फिर भी नेतन्याहू की कुर्सी इस आदमी ने हिला दी है। कैसे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है दोस्तों कि इतने लंबे अरसे तक इजरायली सत्ता पर काबिज रहने वाले नेतन्याहू के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, या उनकी कुर्सी उनके नाक के नीचे से खिसक गए। जो नेतन्याहू कल तक अपने देश की सैन्य ताकत पर इतना गुरूर करता था और खुद को जनता का रखवाला कहकर अपनी विस्तारवादी सोच से फिलिस्तीन और आसपास के मुल्कों पर हमला करता था, आज वही नेतन्याहू अपने ही देश में इतना बेबस, इतना कमजोर हो गया कि अपनी कुर्सी तक नहीं बचा पाया। दोस्तों, बीबीसी की इस खबर को पढ़िए। इसमें लिखा है कि मार्च में हुए चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के बाद दूसरे नंबर की पार्टी को अन्य सहयोगियों के साथ सरकार बनाने का इनविटेशन दिया गया था, निमंत्रण दिया गया था। उन्हें बुधवार 2 जून की मध्यरात्रि तक बहुमत साबित करना था और समय सीमा समाप्त होने के कुछ ही देर पहले विपक्षी नेता येर लेपिड ने घोषणा की कि 8 दलों के बीच गठबंधन हो गया है और अब वो सरकार बनाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही इजराइल में राजनीतिक अनिश्चितता के बीच जारी अटकलों पर अब एक तरह से विराम लग गया है, क्योंकि गठबंधन पर सहमति होने के कई लोग असंभव बात मान रहे थे, लेकिन यह संभव हो गया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के तौर पर इजरायली सत्ता पर काबिज नेतन्याहू को यूं तो 2 साल पहले हुए चुनाव में ही जनता ने एक तरह से नकार दिया था, क्योंकि इन्हें तब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। लेकिन किसी तरह से अल्पमत में अपनी सरकार चलाने वाले, और इस बीच कहें कि इनके शासन में रहते रहते 4 बार चुनाव भी हुए, लेकिन स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला। और अब जाकर गठबंधन के सहयोग से सभी विपक्षी दलों ने सरकार बनाने और नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करने में कामयाबी हासिल कर ली। बीबीसी की इस खबर में यह क्लियरली बताया गया है कि गठबंधन के लिए हुए समझौते के तहत बारी बारी से 2 अलग दलों के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे पहले दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बनेंगे। बेनेट 2023 तक पीएम रहेंगे। उस साल 27 अगस्त को वो ये पद मध्य मार्गी येश एटेड पार्टी के नेता येर लेपिड को सौंप देंगे। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, फिलिस्तीन पर हमला करने वाले इजराइल के भीतर भी लगातार गृह युद्ध का माहौल बना हुआ था। यहां अराजकता अपने चरम पर पहुंच गई थी। यह दरअसल नेतन्याहू के युद्ध के फैसले और नृशंस कृत्य के खिलाफ यहां की जनता का असंतोष, उनका आक्रोश था। और इसी असंतोष, आक्रोश को दूर करने और सभी के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार बनाने जा रहे लेपिड ने गठबंधन का ऐलान करते हुए ये कहा दोस्तों कि ये सरकार इजराइल के सभी नागरिकों के लिए काम करेगी, जिन्होंने हमें वोट दिया उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी। ये सरकार इजरायली समाज को एकजुट रखने के लिए हर संभव काम करेगी। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की। दरअसल नेतन्याहू की कुर्सी जानने के पीछे एक बड़ी मज़ेदार और चौंकाने वाली बात है दोस्तों, और वो ये है कि नेतन्याहू विरोधी दलों के साथ आने से नहीं हारे हैं, बल्कि विरोधी दलों के खिलाफ से नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपने तानाशाही और अहंकार के कारण इनके अपने खुद के लोग ही इनके खिलाफ चलेगा। इस बात की तस्दीक करने के लिए बीबीसी की मिडिल ईस्ट मामलों के संपादक जेरेमी बोवेन का कहना है कि नेतन्याहू की हार उनके वामपंथी विरोधियों की वजह से नहीं, बल्कि उन्हीं के दक्षिणपंथी सहयोगियों के कारण हुई,
जिन्हें उन्होंने अपने सख्त रवैये की वजह से दुश्मन बना लिया था। वहीं बीबीसी की इसी खबर में इस बात का भी जिक्र है कि गजा पर हमला करने से कैसे नेतन्याहू के अपने ही सहयोगी उससे अलग हो गए। लिखा है कि फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास और इजराइल के बीच 11 दिनों तक चली लड़ाई के दौरान इजराइल के भीतर भी यहूदियों और वहां बसे अरबों के बीच संघर्ष हुआ था। तब उनकी एक संभावित सहयोगी अरब इस्लामिस्ट राम पार्टी ने गठबंधन के लिए जारी बातचीत से खुद को अलग कर लिया था। इस पार्टी के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। इसी के साथ एक ट्वीट में मैं आपको दिखाता हूं, इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया दोस्तों कि सत्ता परिवर्तन का ये मौका खुद नेतन्याहू ने पैदा किया अपने लोगों को असंतुष्ट करके। ये देखिए, इजरायली मीडिया में ये तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें येर लिपिड, नेफ्ताली बेनेट और अरब इस्लाम राम पार्टी के नेता मंसूर अब्बास, इस पार्टी का मैंने अभी जिक्र किया था, समझौते पर दस्तखत करते दिखाई दे रहे हैं। मंसूर अब्बास ने पत्रकारों से कहा कि यह मुश्किल फैसला था, हमारे बीच कई मतभेद थे लेकिन सहमति पर पहुंचना अहम था। उन्होंने कहा कि समझौते में कई ऐसी चीजें हैं जिनसे अरब समाज को फायदा होगा। दोस्तों, दरअसल नेतन्याहू और उनके सिपह सालार इस गलतफहमी या मुगालते में थे कि फिलिस्तीन के साथ युद्ध करके वो सत्ता में अपने भ्रष्टाचार, कुशासन और नाकामी से जनता का ध्यान जो है वो बांट लेंगे और अपनी हुकूमत को यूं ही आगे चलाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। बीबीसी की इस खबर में भी इस बात का जिक्र किया गया है। लिखा है कि रिश्वतखोरी और धांधली के आरोपों का सामना कर रहे नेतन्याहू की लिकुड पार्टी मार्च में हुए आम चुनाव में बहुमत नहीं जुटा पाई और चुनाव के बाद भी वो सहयोगियों का समर्थन नहीं हासिल कर सके। दरअसल युद्ध का ये पूरा खेल नेतन्याहू ने रचा ही इसलिए था कि वो उसकी आड़ लेकर अल्पमत में अपनी सरकार लिए दूसरे दलों से गठबंधन या समर्थन जुटा लें, लेकिन ये पैंतरा किसी काम ना आया। नेतन्याहू के इस एक स्वार्थी और अहंकारी फैसले से कई मासूम और निहत्थे लोगों की जानें चली गई हैं। दोस्तों, अब देखना यह है कि भारत के जो अंधभक्त इस पूरे युद्ध के घटनाक्रम में नेतन्याहू की तारीफ में जो कसीदे गढ़ रहे थे, इस फैसले का स्वागत कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे, अब वो अंधभक्त इजराइल के सत्ता परिवर्तन और नेतन्याहू के कुर्सी से बेदखली पर क्या कहेंगे। दोस्तों, वहीं ट्विटर पर इसे लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, तरह तरह की बातें लिखी जा रही हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। मनीष कटियार नाम के एक यूज़र हैं, लिखते हैं कि इजराइल के इतिहास में पहली बार अल्ट्रा लेफ्ट इस्लामिस्ट अरब विपक्ष ने टेक मिलेनियर राइट विंग लीडर नेफ्ताली बेनेट के साथ पीएम पद से नेतन्याहू को बाहर करने के लिए गठजोड़ किया है। आमिर नाम से एक यूज़र लिखते हैं दोस्तों कि आखिर नेतन्याहू के विरोधी एकजुट हो गए। अगर संसद का साथ मिला तो विदाई तय है। अगर वक्त नेतन्याहू के मुखालिफ रहा तो वो जेल भी जा सकते हैं। एम खान नाम के एक यूज़र लिखते हैं कि बस सरकार में बने रहने के लिए ही नेतन्याहू ने सैकड़ों मासूम मुस्लिम बच्चों का कत्ल कर दिया, लेकिन क्या मिला? अब इजराइल में मुस्लिम पार्टी गठबंधन से सरकार में रहेगी। पहले ट्रंप, अब नेतन्याहू, क्या मिला भक्तों? दिनेश कवाट नाम के एक यूज़र हैं दोस्तों, वो क्या लिखते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। वो लिखते हैं कि नेतन्याहू की विदाई तय, विपक्षी दलों में हुआ समझौता, नेफ्ताली बेनेट बनेंगे पीएम, भक्तों में शोक की लहर, अपने पप्पा नेतन्याहू को आखिरी विदाई नहीं दोगे क्या भक्तों? ये उन्होंने लिखा है। तो लगातार इस तरह के कई और सारे कमेंट्स जो हैं फेसबुक, ट्विटर पर लगातार आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी राय इस खबर पर क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।